एक ऐसी अदाकारा जिसकी माँ ने 2 नाजायज रिश्तों से 2 बच्चों को जन्म दिया, जिसके बचपन को समाज के तानों ने रौंद दिया, जिसने अपने परिवार के लिए मासूम उम्र में ही सिनेमा के दरवाजे खटखटाए और जिसे एक समय काली, मोटी और भद्दी कहा गया। वही लड़की आगे चलकर बनी भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी, सबसे चर्चित और सबसे विवादित नायिका। 4 शादियों, 6 प्रेम संबंधों और 2 विधवाओं का दर्द झेलने के बावजूद आज भी मांग में सिंदूर सजाए बैठी है वो अभिनेत्री, जिसने अमिताभ बच्चन से लेकर जया बच्चन तक के रिश्तों में तूफान ला दिया। आज हम बात करेंगे उस रेखा की, जिसकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं, जहां हर फ्रेम में प्यार है, दर्द है, रहस्य है और एक अधूरी तड़प है। रेखा कहां से आई थी, किस परिवार से यह ताल्लुक रखती है, क्या थे इनकी जिंदगी के वो राज और विवाद। स्वागत है आपका बॉलीवुड के चर्चे के इस एपिसोड में। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम भानु रेखा गणेशन है। रेखा के पिता जयमिनी गणेशन और मां पुष्पावली दोनों ही तेलुगु सिनेमा के जाने माने अभिनेता अभिनेत्री थे। रेखा की जिंदगी की शुरुआत ही विवादों से हुई, क्योंकि उनके माता पिता का रिश्ता कभी सामाजिक स्वीकृति नहीं पा सका। पुष्पावली पहले से शादीशुदा थीं और 2 बच्चों की मां थीं, वहीं जयमिनी गणेशन भी पहले से विवाहित थे। दोनों की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई और यह रिश्ता धीरे धीरे गहराता चला गया। पुष्पावली ने जैमिनी के लिए अपने करियर और एक बड़ी हिंदी फिल्म तक छोड़ दी, लेकिन बदले में उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं मिला। जैमिनी ने कभी भी उन्हें सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी नहीं माना। जब रेखा का जन्म हुआ तो समाज ने उन्हें एक नाजायज संतान के रूप में देखा और यही कारण था कि उनका नाम उस समय के अखबारों और पत्रिकाओं में सनसनी बन गया। रेखा के नाम के साथ गणेशन जुड़ तो गया, लेकिन समाज ने हमेशा उनके जन्म और पारिवारिक स्थिति पर सवाल उठाए, जिससे उनका बचपन तानों और उपेक्षा से भरा रहा। रेखा की मां पुष्पावली और जैमिनी गणेशन का रिश्ता समय के साथ और भी टूटता चला गया। जैमिनी ने न केवल रेखा को बल्कि उनकी दूसरी बेटी राधा को भी कभी स्वीकार नहीं किया। जैमिनी ने पुष्पावली के जीवन से दूरी बना ली, जिससे पुष्पावली गहरे दुख में डूब गई। भानु रेखा अपने पिता की बेरुखी और मां के आंसुओं को हर दिन देखती और धीरे धीरे हालात समझने लगी थी। आर्थिक तंगी और सामाजिक तानों ने मां बेटियों की जिंदगी को नर्क बना दिया था। पढ़ाई के दौरान रेखा को नाजायज संतान कहकर बुलाया जाता, जिससे उनका स्कूल जाना भी दूभर हो गया। उन्होंने अवसाद में आकर नींद की गोलियां खा लीं, लेकिन उन्हें समय रहते बचा लिया गया। मां की ममता और मजबूरी ने रेखा को फिर से जीने की प्रेरणा दी। परिवार चलाने के लिए उन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम शुरू किया और छोटी उम्र से ही स्टूडियो के चक्कर लगाने लगीं। तमाम संघर्षों के बावजूद उन्हें फिल्म निर्माताओं से तिरस्कार ही मिला, क्योंकि वे जैमिनी गणेशन की अवैध संतान मानी जाती थीं और रंग रूप को लेकर भी उनकी आलोचना होती थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर के लिए कुलजीत सिंह पाल ने उन्हें साइन किया, लेकिन शूटिंग के दौरान फिल्म के हीरो विश्वजीत ने एक सीन में बिना पूर्व जानकारी के उन्हें जबरदस्ती किस कर दिया, जिससे रेखा का आत्मसम्मान आहत हुआ। फिर भी वो चुप रहीं, क्योंकि मां के सपनों और अपने संघर्षों को मिट्टी में मिलते नहीं देखना चाहती थीं। उन्होंने खुद को संभाला और अपने नाम से गणेशन हटा दिया, जिससे उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। पहली फिल्म को सेंसर बोर्ड ने रोक दिया, क्योंकि रेखा नाबालिग थीं और फिल्म में आपत्तिजनक सीन थे। इसके बाद रेखा को सावन भादो फिल्म मिली, जिसमें नवीन निश्चल उनके हीरो थे। शुरुआत में नवीन निश्चल ने रेखा की रंगत और रूप को लेकर फिल्म तक छोड़ने की बात कही, लेकिन समझाने पर वो मान गए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रेखा को गोरा दिखाने के लिए भारी मेकअप किया गया और सेट पर उन्हें अक्सर मजाक का पात्र बनना पड़ता था। लेकिन रेखा चुपचाप सब सहती रहीं और शूटिंग पूरी कर फिल्म के प्रीमियर तक पहुंची, जहां फिर उन्हें आलोचना का ही सामना करना पड़ा। उस समय कोई नहीं जानता था कि यही लड़की आने वाले सालों में एक इतिहास लिखने वाली है।
रेखा के संघर्षों और अपमानों से भरे शुरुआती दौर में एक समय ऐसा भी आया जब फिल्म अभिनेता शशि कपूर ने उन्हें देखकर कहा था कि ये काली मोटी और फूहड़ लड़की इंडस्ट्री में कैसे टिकेगी। लेकिन वहीं उनकी पत्नी ने रेखा की आंखों में वो आत्मविश्वास पढ़ लिया और कहा था कि यही लड़की एक दिन इंडस्ट्री पर राज करेगी। और वही हुआ। रेखा और विनोद मेहरा की शादी के बाद जब दोनों कोलकाता से मुंबई लौटे तो रेखा ने सास के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन विनोद मेहरा की मां ने उन्हें धक्का देकर भला बुरा कह डाला और चप्पल लेकर उनके पीछे दौड़ी। विनोद मेहरा अपनी मां को समझा नहीं पाए और उल्टा रेखा से ही घर लौटने को कह दिया। रेखा फिर एक बार टूट गईं और आंसुओं के साथ वापस लौट आईं। उन्होंने इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। साल 1973 में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद को बदनाम अभिनेत्री बताया जिसकी एक सड़ी हुई छवि है। इसके बाद रेखा ने फिल्मों की तरफ रुख कर लिया और उनका नाम फिल्मों से ज्यादा उनके अफेयर्स और बयानबाजियों के लिए चर्चा में रहने लगा। उनकी दोस्ती एक्ट्रेस योगिता बाली से थी, जो उस समय किरण कुमार के साथ रिश्ते में थीं, लेकिन वही किरण कुमार बाद में रेखा से प्यार करने लगे। यह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला क्योंकि किरण के पिता अभिनेता जीवन रेखा के अतीत से वाकिफ थे और इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी। रेखा फिर से अकेली रह गईं, लेकिन निजी जिंदगी के तूफानों के बीच उनका फिल्मी करियर लगातार ऊपर चढ़ रहा था। साल 1762 से 1773 में रेखा की 16 फिल्में रिलीज हुईं और उन्होंने मुंबई में अपना पहला फ्लैट खरीदा, जहां जया भादुरी भी उसी बिल्डिंग में रहती थीं। जया और रेखा की दोस्ती बहनों जैसी थी, लेकिन जया की शादी में रेखा को न बुलाया जाना उनके रिश्ते में दरार की वजह बना। इसके बाद रेखा ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दो अनजाने में काम किया और यहीं से उनके संबंधों की चर्चा शुरू हुई। रेखा को अमिताभ बच्चन की विनम्रता, ईमानदारी और व्यवहार ने काफी प्रभावित किया और वो उनके प्रति आकर्षित होने लगीं। इस बीच उन्होंने अपने लुक्स पर ध्यान देना शुरू किया, डाइटिंग, योगा और एरोबिक्स के जरिए खुद को बदला। लंदन जाकर मेकअप की ट्रेनिंग ली और वापस आकर मीना कुमारी के मेकअप मैन राम दादा को अपना स्टाइलिस्ट बना लिया। उनका यह नया रूप लोगों को बहुत पसंद आया। रेखा के मन में अमिताभ के लिए भावनाएं थीं और यह माना जाता है कि अमिताभ भी उनके करीब आ चुके थे। दोनों के अफेयर की चर्चा अखबारों और मैगजीनों की सुर्खियां बनने लगीं और रेखा इन खबरों से खुश हुआ करती थीं क्योंकि शायद यह उनका अधूरा प्यार था, जिसे वो दुनिया की नजरों में एक नाम देना चाहती थीं। रेखा और अमिताभ बच्चन के रिश्ते की गहराइयों को उस वक्त समझा जा सकता है जब जयपुर में गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान एक व्यक्ति रेखा पर अभद्र टिप्पणी करता है और अमिताभ बच्चन खुद उसे पीट देते हैं। यह मामला इतना चर्चा में आ गया कि मीडिया भी सवाल करने लगी कि यह काम तो पुलिस का था, अमिताभ ने क्यों किया। वहीं दूसरी तरफ 1987 में रेखा की 11 फिल्में रिलीज हुईं और वह इंडस्ट्री में खुद को स्थापित कर चुकी थीं। शशि कपूर, जिन्होंने कभी रेखा को मोटी और फूहड़ कहा था, अब उनके अभिनय के कायल हो चुके थे। इसी दौरान रेखा और विनोद मेहरा की फिल्म घर आई, जो सुपरहिट रही, जिसमें रेखा ने विनोद के साथ बेहतरीन काम किया, जबकि निजी जीवन में विनोद उन्हें बेहद दुख दे चुके थे। रेखा ने इस फिल्म में इमोशनल सीन्स करते हुए भी अपने जज्बातों को बखूबी पर्दे पर उतारा। उधर अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते की खबरें लगातार सुर्खियों में थीं, जबकि अमिताभ ने कभी इस पर कोई बयान नहीं दिया। जया बच्चन इन खबरों से परेशान थीं और उन्होंने अमिताभ से साफ कह दिया कि वे रेखा के साथ आगे काम नहीं करेंगे। अमिताभ ने भी निर्माताओं को मना कर दिया। यह सुनकर रेखा टूट गईं और जब उन्होंने अमिताभ से जवाब मांगा तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। यह चुप्पी रेखा के लिए और ज्यादा तकलीफदेह बन गई। धीरे धीरे रेखा पर दूसरी औरत का टैग चिपकने लगा, जो कभी उनकी मां के साथ भी जुड़ा था। जया और रेखा के बीच एक अघोषित जंग छिड़ गई थी। एक ओर पत्नी का अधिकार था तो दूसरी तरफ बेजुबान मोहब्बत। इस दौरान रेखा ने कुछ इंटरव्यूज में अमिताभ के लिए अपने प्यार का इजहार करना भी नहीं छोड़ा।
जब उनकी फिल्में सुहाग और नटवरलाल रिलीज हुईं, तब पर्दे पर भी रेखा का अमिताभ के प्रति प्रेम साफ झलकता था। लेकिन जया बच्चन इन सब से बेहद आहत थीं। फिर साल 1980 में जब आशी कपूर और नीतू सिंह की शादी हुई, उस शादी में रेखा का रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया। रेखा ने माथे पर बड़ी लाल बिंदी और मांग में सिंदूर लगा रखा था। सबका यही सवाल था, क्या रेखा ने शादी कर ली, और अगर हाँ, तो किससे? इसी शादी में जब रेखा ने अमिताभ को अकेले खड़ा देखा, तो उनसे बात करने चली गई। उस समय अमिताभ के हाथ में चोट लगी थी, जिसे देखकर रेखा चिंता से भर गईं और उनका हाल पूछने लगीं। यह दृश्य हर कैमरे ने कैद किया और यह दृश्य फिर एक नई बहस का विषय बन गया कि क्या रेखा ने अमिताभ से गुपचुप शादी कर ली है। इस सिंदूर और बिंदी की कहानी आज भी सिनेमा के सबसे बड़े रहस्यों में से एक मानी जाती है। रेखा, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बीच का रिश्ता एक ऐसा त्रिकोण बन चुका था जिसकी चर्चा हर ओर थी। आशी कपूर और नीतू सिंह की शादी में जब रेखा सिंदूर और बड़ी लाल बिंदी लगाकर पहुंची, तो सभी लोग चौंक गए। उनकी इस वेशभूषा को देखकर कयास लगाए जाने लगे कि रेखा ने शादी कर ली है और वह अमिताभ बच्चन के नाम का सिंदूर लगाती है। वहीं जया बच्चन, जो थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थीं, अपने आंसुओं को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकीं। जब मीडिया ने रेखा से इस अवतार को लेकर सवाल किए, तो उन्होंने कहा कि वे शूटिंग से सीधे वहीं चली आईं, लेकिन किसी ने भी इस सफाई पर विश्वास नहीं किया। रेखा का अमिताभ बच्चन से प्रेम किसी से छुपा नहीं था। इसी दौरान रेखा की फिल्म खूबसूरत आई, जिसने उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलाया और उमराव जान के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें दिया। राष्ट्रपति ने रेखा की मांग में लगे सिंदूर को देखकर खुद उनसे इसके बारे में सवाल किया, तो रेखा ने जवाब दिया कि यह उनके श्रृंगार का हिस्सा है। उस समय तक हर तरफ रेखा और अमिताभ की ही चर्चा थी। इन खबरों से बच्चन परिवार के अंदर उथल-पुथल मच गई थी और पहली बार बच्चन परिवार में तलाक जैसा शब्द गूंजा। इसी उथल-पुथल के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यश चोपड़ा ने एक फिल्म सिलसिला की योजना बनाई, जिसमें अमिताभ बच्चन, रेखा और जया तीनों को एक साथ लिया गया। उस समय अमिताभ की फिल्में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थीं और उन्हें हिट फिल्म की जरूरत थी। जब यश चोपड़ा ने अमिताभ को स्क्रिप्ट सुनाई और बताया कि फिल्म में उनकी प्रेमिका का किरदार रेखा निभाएंगी, तो अमिताभ चाहकर भी मना नहीं कर सके। जया बच्चन, जो लंबे समय से फिल्मों से दूर थीं और निजी तनावों में थीं, पहले तो इनकार कर गईं, लेकिन जब उन्हें फिल्म का क्लाइमैक्स बताया गया, जहां पति अंत में अपनी पत्नी के पास लौट आता है, तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी, और वह भी बिना किसी फीस के। फिल्म सिलसिला रिलीज तो हुई और शुरुआती दिनों में अच्छी ओपनिंग मिली, लेकिन आगे चलकर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा नहीं चल सकी। फिर भी इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा में रेखा, जया और अमिताभ के रिश्ते की सच्चाई को पर्दे पर उतारकर एक ऐतिहासिक मोड़ दे दिया। फिल्म सिलसिला के बाद अमिताभ बच्चन के करियर को जबरदस्त रफ्तार मिली और उन्होंने लावारिस, कालिया, सत्ते पे सत्ता, नमक हलाल और शहंशाह जैसी सुपरहिट फिल्में दी। लेकिन 1982 में फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लग गई, जिससे उनकी जान तक खतरे में पड़ गई। अमिताभ की हालत इतनी गंभीर थी कि वे कोमा में जा सकते थे। इस मुश्किल घड़ी में जया बच्चन ने एक समर्पित पत्नी की तरह दिन रात उनकी सेवा की, मंदिरों और गुरुद्वारों में दुआएं की। उधर रेखा भी यह खबर सुनकर बेहद बेचैन हो गईं, लेकिन जया ने रेखा को अस्पताल आने की अनुमति नहीं दी। इसके बावजूद रेखा चुपचाप बिना मेकअप के सुबह सुबह अस्पताल पहुंची, दूर से अमिताभ को देखा और रोते हुए लौट गईं। इस घटना ने जया और अमिताभ के रिश्ते को मजबूत किया और रेखा को और अकेला कर दिया। रेखा की निजी जिंदगी बिखर रही थी, लेकिन उनका फिल्मी करियर बुलंदियों पर था। उन्होंने उत्सव जैसी बोल्ड फिल्मों में भी काम किया, जिसे लेकर काफी चर्चा हुई। 80 का दशक रेखा के करियर का सुनहरा दौर था। इस दौरान उनका नाम कई अभिनेताओं और निर्माताओं के साथ जुड़ा, जैसे शैलेंद्र सिंह, कमल हासन, राज बब्बर,
धर्मेंद्र, राजीव कुमार और यहाँ तक कि संजय दत्त से भी। रेखा और संजय दत्त के बीच नजदीकियों को लेकर अफवाहें इतनी बढ़ गईं कि कहा जाने लगा कि दोनों ने चोरी छिपे शादी तक कर ली है। हालांकि संजय दत्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे अफवाह बताया। इसी बीच रेखा की फिल्म बीवी हो तो ऐसी आई जिसमें उन्होंने एक्शन रोल किया और लोगों ने उन्हें लेडी अमिताभ कहना शुरू कर दिया। इसके बाद खून भरी मांग जैसी एक्शन फिल्म ने उन्हें एक बार फिर बुलंदियों पर पहुंचा दिया और उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिलाया। कुछ और फिल्में जैसे कसम सुहाग की, भ्रष्टाचार, सौतन की बेटी, बहू रानी, लड़ाई आदि आईं, लेकिन ये खास नहीं चली। इसी दौरान रेखा को उनके कुछ करीबियों ने निजी जिंदगी बसाने की सलाह दी। उनकी मुलाकात दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई और दोनों ने जल्द ही शादी करने का फैसला किया। रेखा इस शादी से अपने ऊपर लगे दूसरी औरत के दाग को मिटाना चाहती थीं और एक वैध पहचान पाना चाहती थी। शादी रात 10 बजे एक अनजान मंदिर में हुई, जहां पुजारी ने उन्हें पहचान लिया और मंदिर के नियमों के खिलाफ जाकर उनकी शादी करवा दी। बाद में उस पुजारी को मंदिर से निकाल भी दिया गया। शादी के बाद रेखा का नाम अब रेखा अग्रवाल हो गया, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल पाया। मुकेश अग्रवाल धीरे धीरे अवसाद में चले गए, रेखा से दूरी बढ़ने लगी और झगड़े भी बढ़ गए। बात तलाक तक पहुंच गई थी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही मुकेश ने रेखा के ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस वक्त रेखा न्यूयॉर्क में थीं। इस घटना के बाद रेखा को लोगों ने दोषी ठहराया, मीडिया ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया और मुकेश की मां ने रेखा को डायन तक कह दिया। रेखा एक बार फिर समाज के निशाने पर थीं, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी खुद को संभाला और आगे बढ़ीं। रेखा की जिंदगी एक ऐसे तूफान से गुजरी है जहां हर मोड़ पर उन्हें जिंदगी ने बुरी तरह से परखा। जब उनके पति मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या की, तो समाज ने बिना कुछ सोचे समझे रेखा को ही इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। उनकी उस वक्त रिलीज हुई फिल्म के पोस्टरों पर कालिख पोत दी गई। लोग उन्हें राष्ट्रीय चुड़ैल, घर तोड़ने वाली औरत और डायन तक कहने लगे। उनके प्रशंसक, जो कभी उन्हें पूजते थे, अब उनसे नफरत करने लगे। हिंदी सिनेमा में उन्हें एकदम अलग थलग कर दिया गया। रेखा ने सफाई देने की कई बार कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात सुननी जरूरी नहीं समझी। इसके बाद धीरे धीरे इस रिश्ते की गहराइयों से ऐसी बातें सामने आईं जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मुकेश अग्रवाल के परिवार वालों और दोस्तों ने रेखा की सेक्रेटरी फरजाना को इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि मुकेश, जो रेखा के पति थे, उन्हें भी रेखा से मिलने के लिए फरजाना की अनुमति लेनी पड़ती थी। फरजाना की रेखा के जीवन में गहराई से मौजूदगी ने उनके रिश्ते को लेकर समाज में तमाम सवाल खड़े किए। कहा गया कि मुकेश को रेखा और फरजाना के आपसी रिश्ते की सच्चाई पता चल गई थी और इसी कारण उन्होंने अपनी जान ले ली। रेखा पर समलैंगिक होने तक के आरोप लगने लगे। उन्होंने इस पर सफाई देते हुए कहा कि यह सब बीमार मानसिकता की उपज है। उनके पति ने अपनी वसीयत में रेखा को कुछ भी नहीं दिया। मां और पति के निधन के बाद रेखा पूरी तरह से अकेली पड़ गई। वे कई कई दिन तक खुद को अपने कमरे में बंद करके रखती थीं, लेकिन बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। मुकेश अग्रवाल की मौत के 8 महीने बाद रेखा की फिल्म फूल बने अंगारे आई और सुपरहिट हुई। रेखा फिर से हिंदी सिनेमा में छा गईं। हालांकि अब वह इंटरव्यू में निजी सवालों से बचने लगी थीं। फिर एक और गहरा दुख रेखा की जिंदगी में आया। उनकी मां पुष्पावली लंबी बीमारी के बाद चल बसीं। रेखा के जीवन में मां की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। उनकी याद में रेखा ने अपने बंगले का नाम पुष्पावली रख दिया। अब रेखा मां और पति दोनों के बिना बिल्कुल अकेली हो गई थीं। फिर उन्हें एक मौका मिला जब मद्रास में उन्हें अपने पिता जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया गया। वही पिता जिन्होंने कभी रेखा को अपनाया नहीं था, पत्नी का दर्जा उनकी मां को नहीं दिया। रेखा ने अपने आंसू रोककर अपने पिता को स्टेज पर अवार्ड दिया और पहली बार जेमिनी गणेशन ने रेखा को सबके सामने अपनी बेटी स्वीकार किया। यह पल भावनात्मक था। स्टेज पर बाप बेटी दोनों फूट फूट कर रोए।
इसके बाद रेखा के फिल्मी करियर में कुछ और फिल्में आईं, जैसे इंसाफ की देवी, मैडम एक्स, गीतांजलि, उड़ान, किला, मदर। इनसे उनकी मौजूदगी बनी रही, लेकिन खास कमाल नहीं कर पाईं। रेखा को फोटोशूट का बहुत शौक था और इसी वजह से उन्हें इंडिया की सबसे शानदार कवर गर्ल कहा गया। 1996 में खिलाड़ियों का खिलाड़ी में रेखा ने एक बोल्ड किरदार निभाया, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार भी थे। फिल्म सुपरहिट रही और रेखा को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रेखा और अक्षय कुमार के बीच रिश्ते की चर्चा भी हुई, लेकिन दोनों ने कभी कोई पुष्टि नहीं की। 2001 में रेखा को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। इसके बाद उन्होंने लज्जा, भूत, कृष, सुपर नानी जैसी फिल्मों में काम किया, जहां कभी वो हीरोइन रहीं तो कभी मां के किरदार में दिखीं। साल 2012 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया, लेकिन वे वहां ज्यादा सक्रिय नहीं रहीं। रेखा ने बाद में सिमी ग्रेवाल के शो में अपनी और विनोद मेहरा की शादी को अफवाह बताया और अमिताभ बच्चन से अपने रिश्ते को फैन की मोहब्बत कहा। वहीं अमिताभ ने भी इसे मीडिया की उपज करार दिया। रेखा की जिंदगी तमाम सवालों और विवादों से भरी रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे आज भी अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ रहती हैं और इस रिश्ते को लेकर क्या कहा जाता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेखा आज 70 साल की है, लेकिन उनकी खूबसूरती और गरिमा आज भी उतनी ही जादुई है। भले ही वो फिल्मों से दूर हैं, लेकिन भारतीय सिनेमा में उनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। रेखा एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति में दर्द, ताकत, विरोधाभास और आत्मसम्मान है। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी कहानी सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और आत्मबल की मिसाल है।